एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने अपनी ही गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के साथ अपराध की बढ़ती वारदातों पर चिराग ने कहा कि सीएम को इन मुद्दों पर गंभीरता दिखानी चाहिए। देखिए, इसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी कम है और उससे ज्यादा चिंता हमें इस बात की करनी चाहिए कि भविष्य में कभी इस तरीके की कोई घटना घटे नहीं और इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना जरूरी है। और ये जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री जी की बनती है कि वो चिन्हित करें, क्योंकि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं, कि चिन्हित करें कि कौन लोग ऐसे दोषी हैं, कौन लोग ऐसे लापरवाह हैं जिनके रहते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सका और इतने लंबे समय तक उसको अंजाम दिया जा सका। प्रदेश में छोटी मोटी और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, अपहरण की हों या डकैती की हों, वो तो आ ही रही हैं, पर जब महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना होती हैं, बलात्कार के कई मुद्दे इस तरीके के सामने आए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसको गंभीरता से लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और ये मैं आग्रह करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो इन बातों को गंभीरता से संज्ञान में लें। विकल्प बनकर आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में जंगल राज का, सुशासन बाबू का उन्हें नाम दिया गया था। ज़रूरी है कि वो अपने इस टैग को अपने साथ बरकरार रखें और वो तभी संभव होगा जब ऐसी घटनाओं के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हाल फिलहाल के दिनों में मैं इस पर राजनीति नहीं लाना चाहता, बट हाँ, महागठबंधन के साथ जाने के बाद कहीं ना कहीं पुनः अपराध का ग्राफ बढ़ा और अब महागठबंधन से अलग होने के बावजूद उस पर उस तरीके से नियंत्रण नहीं आ पा रहा है जिस तरीके से नियंत्रण की हम सब अपेक्षा करते हैं या जिस तरीके से एनडीए सरकार का पिछला प्रदर्शन हमारे प्रदेश में रहा है। चलिए, बिहार में एक तरफ किसान सूखे से परेशान है तो कटिहार में एक बार फिर कटाव का कहर झेलना पड़ सकता है। कटाव निरोधी कार्य किए जा रहे हैं लेकिन सरकारी बाबुओं के काम से ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं। महानंदा महाप्रलय को तैयार है। तेज हवाओं का रुख साफ है। सरकारी बोरी में बालू भरना जारी है। बंबू पाइलिंग हो रही है और खजाने का मुंह खोल दिया गया है, लेकिन व्यवस्थाओं से संतोष नहीं है। किनारे डाली जा रही बोरियां और डरा रही हैं, क्योंकि 10 गांव खतरे के मुहाने पर महानंदी की खामोशी को प्रलय में बदलता भांप रहे हैं। यहाँ पे तो खतरा बहुत ज्यादा ही मंडरा रहा है, क्योंकि बगल में नदी सट गया है। काम जो देख रहे हैं कि कोई प्रभाव वाला काम नहीं कर रहा है। यहाँ पानी कुछ दिन यानी 1 हफ्ता पहले यहाँ पे पानी फुल था, तब तक काम हो रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। यानी करीबन 1 हफ्ता हो गया काम चालू होने से। बीच में 3 रोज काम चला, फिर बीच में बंद कर दिया। काम जो है मैंने थोड़ा सा मंदा भी चल रहा है। लगता है कि ये बांध जो है बांध कट जाएगा। अच्छा। बांध जो है नहीं रुकेगा। कितना डरे हुए हैं? कितना लंबा गांव पर खतरा है? कम से कम 2 किलोमीटर। यहाँ से लेके वहाँ तक 2 किलोमीटर है। महानंदा की लहरें परत दर परत दरो दरवाजे तक पहुँचने को बेताब है। प्राणपुर के लगभग 10 गांव के लोगों के प्राणों पर आफत आ सकती है कभी भी। हर साल खतरा ऐसे ही आता है और इस बार भी आने वाला है। और अगर खतरा नहीं है तो चेहरे पर चिंता क्यों? महाशय को यह भी पता नहीं कि प्रलय की जद में कितने गांव हैं। अभी एनआर जा रहा है इसका, यानी कि लागत बाद में एस्टिमेट बाद में तैयार होती है। तो काम जिस तरह से हुआ, क्या संतुष्ट हैं? हाँ, बचेगा काम? हाँ, बचेगा। कहाँ से काम शुरू हुआ? 520 से। अच्छा। और इधर जाके 600 कुछ मीटर तक गया है। क्या क्या काम हो रहा है? काम क्या क्या है? बम्बू पाइलिंग है और जियो एनसी का वर्क हो रहा है। कौन कौन गांव है इस जद में? ये तो प्राणपुर का प्राणपुर है। जरा उफनती महानंदा को देखिए। लबालब पानी नहीं, सैलाब का संकेत है ये। सब कुछ खत्म हो जाने का डर किनारे खड़ा है और किनारे को कंकाल बना देने के लिए मचलती महानंदा का डर प्रशासन के लिए भी अब बहुत बड़ा है। अधिकारियों का दावा मानसिक दबा है, लेकिन अब डर का ये स्टेज 4 है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। चलिए, सूखे के हालात पैदा होने पर बिहार सरकार ने डीजल अनुदान का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें कई पेचीदगियां हैं। सीएम ने खुद इस तरफ इशारा किया है। धान के इन बिचड़ों को जरा गौर से देखिए। लग रहा है जैसे सूखे पुआल हैं।
धरती में पड़े हुए इस दरार को भी देखिए। ये दरार किसानों का छलनी कलेजा है। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान को 2 बार बढ़ाया गया। कृषि विभाग कह रहा है कि पहले डीजल अनुदान मिलने में 3 से 6 महीने का वक्त लगता था, अब 25 दिन में ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन डीजल अनुदान लेने की पेचीदगियों को देखिए। डीजल अनुदान लेने के लिए किसान को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा, बैंक खाते को आधार से लिंक कराना होगा, फिर 2 स्तर पर जांच होगी। जांच के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। जांच के बाद DAO के पास भेजा जाएगा, फिर 7 दिनों के भीतर वे फाइनल जांच करेंगे। अगले 7 दिन में इसे मुख्यालय को भेजा जाएगा। मुख्यालय अगले 2 दिन में इसे बैंक को भेज देगा। बैंक अगले 2 दिन में पैसे भेज देगा। पूरे राज्य के किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी संकट में खड़ी में है और आपको हर सहायता देने के लिए हमारी सरकार तैयार है। इंद्र देवता से प्रार्थना करता हुआ यहाँ पर मेघ वर्षा हो और किसानों का खेत हरा भरा हो। डीजल अनुदान की इस व्यवस्था पर कृषि मंत्री खुशी जता रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री इंद्रदेव से गुहार लगा रही हैं। तो दूसरी तरफ राज्य भर के चयनित 11 किसानों के खाते में ऑनलाइन डीजल अनुदान की राशि वितरित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने इन पेचीदगियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि हर किसान को इनकी जानकारी हो। ऐसे में सारे किसान इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सारे कागजात को लेकर जाना चाहिए और कोई जरूरी नहीं हमारे यहाँ सभी किसानों को इन सब चीजों की जानकारी हो और ऐसा वो कर सके। तो इसके लिए जरूरत है इस बात की कि हम हर गांव में और जो आपका केंद्र है वो केंद्र है तो उस केंद्र पर ले जाकर यही लोगों को प्रेरित करें और कहें कि भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और इसके बाद आपको ये फायदा होगा। उनको आधार से लिंक होना है तो आधार से भी इन लोगों को मिलकर लिंक करा देना चाहिए उनका, ताकि आगे के दिनों में किसी भी प्रकार की उनको कठिनाई नहीं हो। जाहिर है कि सूखे को लेकर सरकार की तंद्रा जरा देर से भंग हुई। हालांकि सहायता देर से भी आई है, दुरुस्त भी नहीं आई। अब किसानों के सामने चौतरफा संकट है। प्रकृति का संकट, सरकारी अदूरदर्शिता का संकट, पेचीदा डीजल का अनुदान लेने का संकट और अगर देर सवेर डीजल अनुदान मिल भी गया तो अब सिंचाई किसकी करें, इसका संकट। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमशेदपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के साथ खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रही सही कसर प्यांगबिल डैम का फाटक खुलने से पूरा हो गया और ऐसे में निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा सामने है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से पानी पानी लोहनगरी, उफान पर खरकई और स्वर्णरेखा नदी। प्यांगबिल डैम का फाटक खुलने से त्राहिमाम, तो क्या डूब जाएगी लोहनगरी? इंद्रदेव की कृपा से खरकई और स्वर्णरेखा नदियां जैसे बौर आ गई है। ना जाने कहां से इतना पानी आ गया कि लोहनगरी की निचली बस्तियों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी दी है। हालात को भांपते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने एहतियातन तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बस्ती खाली करने के निर्देश दिए हैं। जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं हम लोग सबको अलर्ट कर दिए हैं। अभी जो 2 दिन से बारिश हो रही है उस पर हम लोग कंटिन्यूअस नज़र रखे हुए हैं। जहाँ पर भी अगर सूचना मिल रही है कि हाँ पानी ज़्यादा लेवल हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। दरअसल जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में 48 घंटे के भीतर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। ऐसे में खरकई और स्वर्णरेखा जैसी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। साथ ही ओडिशा के प्यांगबिल डैम का एक फाटक भी खोल दिया गया। इससे आने वाले समय में खरकई और स्वर्णरेखा का जलस्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में नदियों के तट पर बसी कई बस्तियों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि
जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। वहीं उड़ीसा के जो डैम है उससे एक फाटक खोला गया था, जो कि इन स्वर्णरेखा और खड़काई नदी में पानी आया है और जो खतरे निशान से सिर्फ 1 डिग्री नीचे ही पानी पहुंच चुका है। मगर आपको बता दूं कि जो राहत की बात ये है कि चौथा दिन जो आज का था वो कहीं ना कहीं बारिश नहीं होने से लोगों में खुशी है, और जो बारिश नहीं होने से अभी फ़िलहाल नदी का सामान्य रूप है। मगर जिला प्रशासन ने बस्ती के जो नदी किनारे जो बस्तियां हैं उनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि बारिश होते साथ ही चांडिल डैम का फाटक खोला जाएगा, और चांडिल डैम का फाटक खोलते ही स्वर्णरेखा और खड़काई नदी में बाढ़ की स्थिति हो जाती है, और जो इस नदी में पानी बढ़ता है उससे जमशेदपुर शहर के बगबेड़ा, मानगो, कदमा समेत कई बस्तियों में पानी घुस जाता है, जिससे लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल जिला प्रशासन ने अपना पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं अब, मगर कहीं ना कहीं अभी भी जो नदी के किनारे बस्तियां हैं उन लोगों में बाढ़ का खतरा लगा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चलिए, दरभंगा के मारवाड़ी कॉलेज से पटना की कबाड़ी दुकान पर 2107 इंटर परीक्षा की कॉपियां पहुंच गई हैं। सवाल है कि आखिर कहां चूक हुई और क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर कोई घोटाला है। कबाड़ी के पास कैसे पहुंची 2017 इंटर परीक्षा की कॉपियां? किसने बेचा बच्चों का भविष्य? घोर लापरवाही है या फिर कोई बड़ा घोटाला? जी, ये सारे सवाल तब लाजिमी हो गए जब साल 2017 इंटर परीक्षा की कॉपियां पटना के कबाड़ी की दुकान पर मिली। कबाड़ी वाले ने बताया ये दरभंगा मारवाड़ी कॉलेज से आई है। जब प्रिंसिपल से सवाल किया गया तो खुद को नया बताते हुए पल्ला झाड़ लिए। प्रधान के पद पर मैं 1 सप्ताह पहले बैठा हूँ, आया हूँ यहाँ। बहुत कर्मी को मैं ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। खैर, ये भले नए हैं, लेकिन पुराने लोगों से बात करने पर जो मामले सामने आए उसके मुताबिक समस्तीपुर से मारवाड़ी कॉलेज को 1,28,000 कॉपियां मिली थी, जिसमें से करीब 14,000 कॉपियां निकालकर दूसरे कमरे में रखी गई। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से कॉलेज को पत्र आया कि 2016 तक की इंटर की कॉपी कबाड़ को दे दी जाए। तत्कालीन प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने वही आदेश आगे बढ़ा दिया था और गार्ड को कमरा खोलने को बोल दिया था। अब 2017 की कॉपियां कैसे गई उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि इससे पहले भी कॉपी बहुत गई है और आता था, अपना ट्रक लेकर के चला जाता था, जिस साल का कॉपी रहता था वो ले लेता था। उसी तरह से हम लोग इस बार भी दिए प्रैक्टिस में, जैसे हम लोग देते थे, जितना साल का कॉपी आप ले जाइए, 17 का कॉपी हमारा अलग रखा हुआ है, और विश्वविद्यालय का जो निर्देश था उस हिसाब से हम लोगों ने ऐसा किया। मतलब गार्ड ने कमरे खोल दिए और कबाड़ी वाला 2016 के साथ 2017 की कॉपियां भी ले गया। संदेह के घेरे में गार्ड रापुकार राऊ है। आरोप है कि 8,000 रुपए लेकर गार्ड ने कॉपियां कबाड़ी वाले को बेच दी। हालांकि गार्ड आरोपों को निराधार बताता है। हम गुप्ता जी को जानते भी नहीं, वो ब्लेंडर के रूप में यहाँ आए थे, और प्रधाना साहब ही नाम हमको उनको बताया, हमारा गार्ड राम पुकार है, वहाँ पर आप जाइएगा, वो उनसे ले लीजिएगा। गलती किसकी है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हाँ, इतना तय है कि मारवाड़ी कॉलेज प्रशासन की तरफ से घोर लापरवाही हुई है। जब कमरे में 2016 के अलावा वर्ष 2017 के साथ साथ विश्वविद्यालय की भी कॉपियां रखी थी, तो कबाड़ वाले को कॉपियां दिए जाने के वक्त किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहां तैनात क्यों नहीं किया गया था। दरभंगा से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, मधुबनी के रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में धांधली की खबर सामने आई है। यहां बैंक अधिकारियों और टैक्स की मिलीभगत से 24,000 से ज्यादा किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिला है। रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में धांधली, 24,000 किसानों के हक के पैसे की बंदरबांट, बैंक के अधिकारियों और पैक्स सदस्यों की मिलीभगत। जी हां, मधुबनी जिले में स्थित रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना किसानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से की गई थी, लेकिन चंद अधिकारियों, कर्मचारियों और पैक्स की मिलीभगत से किसानों को मिलने वाले पैसे की बंदरबांट होती गई। इसका खुलासा बैंक के चेयरमैन ब्रह्मानंद यादव ने ही किया है। प्रीमियम किसानों के द्वारा 24,000 किसानों के द्वारा करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपया बीमा के लिए कटौती किया गया था।
कटौती करके विशेष समय बैंक प्रबंधन के द्वारा बीमा की राशि बीमा कंपनी को देना था, लेकिन बैंक कर्मियों की मिलीभगत से एवं प्रबंध निदेशक के मिलीभगत के कारण यह बीमा की राशि बीमा कंपनी को नहीं दिया, जिससे 24,000 किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिला। आरोपों के मुताबिक रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा साल 2016-17 और 2017-18 में 24,553 किसानों से रबी फसल की बीमा के लिए करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए कटौती की गई, लेकिन पैसा बीमा कंपनी को देने के बजाय बंदरबाट कर लिया गया और किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाया और 24,000 से ज्यादा किसानों का हक छीनकर बंदरबाट कर लिया गया। फिलहाल बैंक के चेयरमैन ने सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। देखना होगा जांच के बाद और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसूखदार भले अरबों रुपए लेकर फरार हो जाएं, लेकिन छोटे कर्जदारों पर रौब दिखाने में बैंक पीछे नहीं रहते। गया के पटवा टोली में बकायेदारों को पीएनबी के अधिकारियों ने सड़कों पर घुमाया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस और बैंक कर्मियों के साथ घूमती महिलाओं और बच्चों की ये तस्वीरें गया की पटवा टोली की है। उसी पटवा टोली की जिसे जिले का मैनचेस्टर कहा जाता है। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने पहले लोन लेने वालों को ढूंढा और उनके नहीं मिलने पर घर की महिलाओं और बच्चों को पूरे इलाके में घुमाकर जलील किया। फिर हम लोग लेकर घुमाने लगा। कहाँ घुमा रहा? यहीं परिमानपुर में। काहे के लिए? कहा कि मेरे पति नहीं आया था इसलिए। परेशानी यही हो रहा कि आकर के जिसे धमकाता है कि आकर के ये चीज़ का NPA कर देंगे, सील कर देंगे, वो कर देंगे, ये बहुत चीज़ कहता है। मम्मी थी तो पूछा उससे भी कि कहाँ है, तो बोले कि अभी खा कर निकले हैं, थोड़ा देर बाद आवेंगे। तो बोलता कि अभी बुलाओ उसको, तो नहीं तो तुम चलो। तो कहें फिर हम बोले कि हम कैसे चले, हम लिए हैं। तो बोले कि नहीं तुम ही चलो, तुम चलो। तब तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, लेकिन बैंक अधिकारी लोन लेने वालों के परिजनों को प्रताड़ित करने के आरोप को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोन चुकाने से बचने के लिए लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं। वहीं बुनकर कल्याण समिति ने बैंक प्रबंधन से आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की अपील की है। बैंक के कर्मचारियों ने पैसा वसूल करना है और बैंक के जो तहत नियम कानून है उसके तहत ही हम उन लोगों के पास जाते हैं। दोहरा रवैया जो है छोटे छोटे बुनकरों को खासकर परेशान करने का बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको बड़े बड़े लोग जो आज विदेश चले गए हैं उन पर कार्रवाई न करके छोटे छोटे बुनकरों को परेशान करना ये अफसोसजनक बात है। बैंक प्रबंधन की सख्ती से बुनकर डरे हुए हैं। बुनकरों का कारोबार बैंक के लोन के जरिए ही चल रहा है। ऐसे में अगर पीएनबी 11 करोड़ का NPA वापस लेने के लिए कड़े कदम उठाती है तो कई बुनकरों के घर और मिल सील हो जाएंगे। कैमरामैन विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।